डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार आज लिए गए फैसलों का रिजल्ट कई सालों के बाद देखने को मिलता है। हो सकता है कि भारत सरकार आज कोई फैसला करे, उसका परिणाम हमें 4 से 5 साल के बाद देखने को मिले। इसलिए जो समझदार देश होते हैं वो अपनी विदेश नीति के फैसले बहुत ही सोच समझकर और टाइम लेकर गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर बाद में निराशा लेकर आते हैं। भारत सरकार ने भी डोनाल्ड ट्रंप और गाजा को लेकर ऐसा फैसला किया था जिसमें हमारी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर झुकी नहीं थी, और ये फैसला अब जाकर सही साबित हुआ है। भारत और ट्रंप को लेकर क्या न्यूज आ रही है, इथेनॉल को लेकर मोदी सरकार ने अब क्या फैसला किया है, अजरबैजान को साधने के लिए भारत ने कौन सा स्टेप उठाया है, चाइना के साथ क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्रा को लेकर क्या अपडेट आ रही है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको और किसी न्यूज चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अजरबैजान के बारे में। आपको याद होगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स चलते हैं और दोनों ने नागोर्नो कराबाख का एक लिमिटेड स्केल वॉर भी लड़ा था। अर्मेनिया भारत को कश्मीर मसले के ऊपर सपोर्ट करता है, भारत अर्मेनिया को वेपन्स भी बेचता है, और सामने से अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान से फाइटर जेट और पाकिस्तानी वेपन्स परचेज करता है। इससे पहले अजरबैजान ने कई बार भारत के अर्मेनिया को हथियार बेचने का विरोध किया है और भारतीय हथियारों की क्वालिटी का मजाक उड़ाया है। अब ये तो थी आज तक की स्टोरी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत और अजरबैजान ये सारी चीजें पीछे छोड़कर अपने टाइज को रीसेट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव को एक लेटर भेजा है। दरअसल आज 28 मई को अजरबैजान का इंडिपेंडेंस डे है। साल 1918 में 28 मई को अजरबैजान ने रशियन एम्पायर से आजादी लेकर अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर दिया था। हालांकि 2 साल के बाद 1920 में ही सोवियत यूनियन ने अजरबैजान को इन्वेड कर इसको अपने अंडर ले लिया था, और सोवियत यूनियन के पतन के बाद अजरबैजान 1991 में वापस से आजाद बना था। लेकिन ये लोग 28 मई को भी अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। न्यूज आ रही है कि भारत के प्रेसिडेंट की तरफ से पहली बार अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देते हुए ये लेटर भेजा गया है। इस लेटर में भारत की प्रेसिडेंट ने ये चीज भी मेंशन की है कि भारत और अजरबैजान के बीच इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस मजबूत करने और पीपल टू पीपल टाइज मजबूत करने का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट, भारत की सरकार अब अजरबैजान को साधने की कोशिश कर रही है। अब इसके पीछे हमारे विदेश मंत्रालय का क्या प्लान है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारत ने अजरबैजान के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। और खास बात ये है कि आज अर्मेनिया में एक मिलिट्री परेड हुई है। ये विजुअल्स उसी मिलिट्री परेड से आ रहे हैं, और स्पेशल बात यह है कि अर्मेनिया की मिलिट्री परेड में भारत के आर्टिलरी गन्स, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, लॉइटरिंग सिस्टम और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो अर्मेनिया ने भारत से परचेज किए हैं, ये सारे वहां पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक लेटर भेजा है और बकरीद की बधाई दी है। यानी बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के साथ भी टाइज मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है। हालांकि ये लोग सीधा पाकिस्तान और चाइना की गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत में भी अब मल्टीपल इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर अवेलेबल किए जाएंगे, यानी इस तरह की फैसिलिटी अब भारत में भी होगी। फॉरेन कंट्रीज में जहां पर भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बेचा जाता है, वहां पर कई सारी अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स का ऑप्शन दिया जाता है। E5 से लेकर E10, E20, E30 इस तरह से कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वाला फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाएगा। E5 यानी जिसमें 5% इथेनॉल हो वो वाला, या फिर E30 जिसमें 30% इथेनॉल होगा। जितना ज्यादा इथेनॉल होगा फ्यूल उतना ही सस्ता होता है। अब भारत सरकार इस फॉर्मूला को इंडियन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपको अपनी गाड़ी में प्योर पेट्रोल डलवाना है, E10 वाला डलवाना है, E20 या E30 वाला। मसला ये है कि अलग अलग ब्लेंड्स के लिए डिस्पेंसिंग मशीन्स और स्टोरेज टैंक्स भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं। जिस तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग नोजल्स और स्टोरेज टैंक अलग होते हैं, सेम वैसे ही अलग अलग इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए भी ये सेम सिस्टम फॉलो होता है। E10 की अलग नोजल होती है, E20 की अलग और E30 की अलग। ऐसे में कंपनीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आए, इसलिए सीधा एक ही 20% ब्लेंड पूरे देश में बेचा जा रहा था। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने स्टेट एंड सरकारी ऑयल कंपनीज को दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कंपनीज अपने फ्यूल स्टेशंस और पेट्रोल पंप्स के ऊपर अलग अलग तरह का इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड स्टोरेज यूनिट्स इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर लें। स्टार्टिंग में सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये मल्टीपल इथेनॉल ब्लेंड वाला फ्यूल नहीं प्रोवाइड होगा।
रीजनल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल कंपैटिबिलिटी के बेसिस के ऊपर धीरे धीरे देश के सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फैसिलिटी अलग अलग फेसेस में एक्सटेंड की जाएगी। वैसे ये भी नोट करने वाली बात है कि जब अलग अलग इथेनॉल ब्लेंड आएंगे उन सबके रेट भी अलग होंगे। नितिन गडकरी सर को इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी बातें सुननी पड़ती हैं। इस चीज को लेकर इनकी काफी आलोचना भी हुई है, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या इथेनॉल वाले पेट्रोल से आपकी गाड़ी या बाइक अभी तक खराब हुई है या फिर माइलेज कम हुई है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर रशिया की विजिट के ऊपर गए हैं। रशिया में अजीत डोवाल सर मॉस्को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और मीटिंग ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सिक्योरिटी मैटर्स में हिस्सा लेंगे और साथ में रशिया की गवर्नमेंट के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लेकर दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर बात करेंगे। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीज ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ऑस्ट्रेलिया आने का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और नियर फ्यूचर में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। एंथनी एल्बानीज ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड है। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, जल्दी से ऑस्ट्रेलिया विजिट की डेट्स भी आ जाएंगी। वैसे अगले महीने जून 15 से 16 को फ्रांस में G7 कंट्रीज का एक लीडर समिट होना है, जिसमें G7 कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर शामिल होंगे। फ्रांस ने उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट बुलाया है और प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने 2 कंट्रीज कवर करेंगे। एक तो G7 समिट अटेंड करने के लिए फ्रांस और दूसरा स्लोवाकिया, जो कि यूक्रेन के बिल्कुल लेफ्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, जिसको भारत ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की थी, जिसमें मेंबर बनने के लिए दुनिया के देशों को $1 बिलियन पे करने थे, केवल मेंबरशिप के लिए और बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए। इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी महीने में डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और उस वक्त अमेरिका के अलावा लगभग 19 कंट्रीज के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर्स ने फाउंडिंग चार्टर के ऊपर साइन भी किया था। लगभग दुनिया के 25 देशों ने इस प्रोजेक्ट को एंडोर्स किया था। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि गाजा के बाद वो दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इसी बोर्ड ऑफ पीस की मदद से सॉल्व करेंगे, जिसके हेड वो खुद ही बने रहेंगे और इन फंड्स के ऊपर उनका कंट्रोल होगा। उस समय जब बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया गया था, इसकी इनॉग्रल मीटिंग में टोटल 7 देशों ने $1 बिलियन पे करने के लिए प्लेज भी किया था और कहा था कि हम $1 बिलियन पे करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका भी इस फंड के अंदर $10 बिलियन ऐड करेगा। कहने का मतलब है कि पेपर्स के ऊपर लॉन्च वाले दिन ही इस बोर्ड ऑफ पीस ने $17 बिलियन कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस को स्टार्ट करने के 5 महीनों के बाद $1 भी बोर्ड ऑफ पीस के बैंक अकाउंट में नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस ने जो रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया था, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस ने जो रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया था उसमें अब तक $1 भी डिपॉजिट नहीं हुआ है, 0 बैलेंस चल रहा है। इस फंड की शुरुआत वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की गई थी ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, लेकिन जिन 19 देशों ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के सामने साइन किया था, अभी तक इन 19 देशों में से भी एक ने भी $1 भी इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है। गुड न्यूज ये है कि भारत ने उस समय ना इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया था और ना इसके समर्थन में स्टेटमेंट इशू करके प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एंडोर्स किया था। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप काफी कोशिश कर रहे थे कि भारत भी इसको ज्वाइन कर ले। भारत के ऊपर काफी दबाव भी बनाया गया था। उस समय भारत चाहे तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की इनकी तरह ट्रंप की चापलूसी कर बोर्ड ऑफ पीस साइन कर लेता, लेकिन भारत ने ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट किया था और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाई थी, जो अब बिल्कुल सही साबित हो रहा है। जबकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पर खुद ही जाकर उसने एक ट्रीटी साइन की थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। हमने अपनी वीडियो में आपको कई बार कहा है कि भारत और चाइना के बीच रिलेशंस काफी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट्स और मीटिंग की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। न्यूज आ रही है कि टाइज को नॉर्मलाइज करने की दिशा में भारत और चाइना ने एक और मीटिंग कंडक्ट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि चाइना में दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे विदेश मंत्रालय में ईस्ट एशिया डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष सर। इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स और LAC डिस्प्यूट्स के ऊपर ज्यादा फोकस था। डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, मैकेनिज्म बिल्डिंग और क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन के मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हुई। अब होता क्या है कि कुछ टॉक्स होती है मिनिस्ट्रियल लेवल की, कुछ होती है डिप्लोमेटिक लेवल की और कुछ होती है मिलिट्री लेवल की। चाइना के साथ भारत ने तीनों लेवल के ऊपर एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है और ये उनमें से डिप्लोमेटिक लेवल की टॉक्स थी।
इसके अलावा हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष सर ने चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होंग लेई के साथ भी एक कर्टेसी मीटिंग की है और मुलाकात कर भारत और चाइना के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर चर्चा की है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।